नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे हंगामे की। हंगामा क्योंकि जंगल में खनन के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, और ऐसा जंगल जहां पर आदिवासी बहुल इलाके हैं, ऐसा जंगल जहां पर रेयर मिनरल्स हैं। इसको लेकर जब वहां जंगलों की कटाई हो रही है तो विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने तर्क दे रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा की शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। शून्यकाल में हसदेव अरण्य में खनन और पेड़ों की कटाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने आरोप लगाए कि कुछ उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए सरकार छत्तीसगढ़ के पर्यावरण से खिलवाड़ कर रही है, वनवासियों के अधिकार में डाका डाल रही है। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन चर्चा की मांग खारिज होते ही सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके बाद गर्भगृह में प्रवेश करने पर विपक्षी विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। हसदेव पर क्यों बरपा हंगामा, विपक्ष ने कैसे किया वार और सत्ता पक्ष ने कैसे किया पलटवार, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। हसदेव अरण्य में जंगलों की कटाई और अवैध खनन को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखे वार किए। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों में जबरन पेड़ों की कटाई हो रही है। हसदेव, तमनार और बस्तर में जबरन जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासी भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने इस पर सदन में चर्चा की मांग की। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने तमनार में जनसुनवाई को फर्जी बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे रहे और मात्र 15 मिनट में औपचारिकता निभाकर सुनवाई खत्म कर दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अशासकीय संकल्प में खदान नहीं खोलने की बात कही गई थी, लेकिन जंगलों की कटाई हो रही है। सरगुजा से बस्तर तक जंगल काटे जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर आदिवासियों के साथ अन्याय और फर्जी सुनवाई का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। स्थगन प्रस्ताव पर सरकार के जवाब के बाद चर्चा अस्वीकार होते ही विपक्ष ने सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया, जिसके बाद विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। और सरकार कितने संवेदनशील है ये बात दिखाई दे रहा है, और इसके खिलाफ में हम लोगों ने वेल में गए और सारे कांग्रेस के विधायक निलंबित हो गए हैं। आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी, पर्यावरण की तकलीफें, आज ही समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि प्रदूषण के कारण से दिल्ली में 288 फ्लाइट कैंसिल करना पड़ा। ये स्थिति देश में है और छत्तीसगढ़ कम से कम उस मामले में समृद्धशाली है, और जिसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने पलटवार किया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि विपक्ष अनर्गल आरोप लगाकर सदन का समय जाया कर रहा है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार वन, वन्यजीव, आदिवासी, पर्यावरण सभी के लिए संवेदनशील है। देखिए, माननीय विपक्ष के नेताओं को अपने इनके रमेश कुमार थे, उनके द्वारा दी गई अनुमति का संज्ञान लेना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दिए गई अनुमति का संज्ञान लेना चाहिए और फिर एक बार अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटकर माता दरबार और गांधी परिवार की चरणों में समर्पित करने वाले लोग आखिर कौन थे। जो विपक्ष में है उनका काम है स्थगन लगाना, सरकार का काम है जवाब देना, और इस प्रकार के चाहे कभी हम विपक्ष में रहे, चाहे आज कांग्रेस विपक्ष में है, ये स्थगन एक हथियार होता है, उसका उपयोग करते रहते हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। लेकिन वास्तविक में जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर सॉल्यूशन निकलना चाहिए, और ये सरकार के भी, हमारी सरकार है, बहुत संवेदनशील सरकार है, लगातार प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़े। कुल मिलाकर एक ओर विपक्ष जंगल, जमीन और आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई का दावा कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार विकास के लिए खनन को जरूरी बता रही है। देखना यह होगा कि इस सियासत के बीच हसदेव अरण्य की हरियाली बचती है या सियासत की भेंट चढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो हसदेव अरण्य को लेकर हंगामा ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के हंगामे हो चुके हैं। जब वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही थी तो आदिवासियों ने भी विरोध किया था, लेकिन सरकार का अपना एक तर्क है। अब विपक्ष इन तर्कों को सिरे से खारिज कर रहा है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे हमारे साथ हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी मैं आपसे ही करता हूं। ये जो हसदेव अरण्य को लेकर आप लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, चर्चा हो नहीं पाई और उसके बाद तमाम विधायक वेल में पहुंच गए, निलंबित हो गए, चर्चा तो नहीं हो पाई। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, गंधर्व जी को, आपके सभी व्यूअर्स को। देखिए, चर्चा होनी चाहिए इस मामले को लेकर के। जैसे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे विधानसभा में उठे और जो हसदेव का मुद्दा था उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते आते थे कि आपकी सरकार के समय आवंटन हुआ। तो हमारे समय एक अशासकीय प्रस्ताव भी पारित किया गया था 26 जुलाई 2022 के समय में। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये बात कही थी और कहीं ना कहीं इसको रुकवाने की कवायद थी वहां पर। लेकिन हमने ये देखा कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, वहां मुख्यमंत्री वगैरह मंत्रिमंडल भी तय नहीं हुआ था, उसके पहले ही जो है वहां पर कटाई वापस से शुरू हो चुकी थी, जो कि उस समय रुकवाने की बात थी। देखिए क्या है, हमारे यहाँ 158 टन जो है कोयला साल का, मिलियन टन साल का जो कोयला है उतना अपन निकाल पाते हैं। और अभी हमारे यहाँ 13,000 टन की बात है जिस कैचमेंट एरिया में हसदेव के जब बताया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखते हुए बात ये करनी है। और मुख्यतः ये भी है कि जैसे हमने अपनी सरकार में पाया था कि 2014 के आसपास जो एक और एग्रीमेंट हुआ था नंदराज पर्वत वाला, उसमें भी ग्राम सभा की एनओसी को फर्जी एनओसी पाई गई थी, तो उसमें भी हमने रोक की बात की थी। आज नंदराज पर्वत हो, चाहे आपका तमनार में कटाई हुई, उसके बाद हसदेव का मामला है, तो ये सारी चीजों पर सरकार को बात करना चाहिए। सिर्फ एक ये सिरे से नकार कर आरोपों को कि नहीं ये तो विपक्ष के लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार जवाब नहीं आ पा रहा है। और जो पेशा कानून का भी इन्होंने उल्लंघन किया है कहीं ना कहीं वहां पर, और हसदेव मामले में भी जो ग्राम सभा की एनओसी को दरकिनार किया गया है, ये सारी हमारे मुद्दे हैं। और कुल मिलाकर के जल जंगल जमीन का जो अधिकार है, पहले से हम बात करते हैं इस बारे में, वहां पर कई जगह ये भी है जो वनाधिकार के पट्टे दिए हुए हैं, उन जमीनों पर भी कटाई शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीजें बात करने वाली बातें हैं, इसमें चर्चा होनी चाहिए। और तो जरूरी क्या हो गया कि भाजपा सरकार बनते ही यहाँ पर मुख्यमंत्री मंत्री बनने के पहले कटाई शुरू हो गई थी। इतनी क्या जल्दी थी वहां पर जो है कटाई शुरू करने की और कोल ब्लॉक आवंटित करने की, जबकि हमारी सरकार ने उसे रोकने के लिए प्रस्ताव भी पारित कर चुके थे। और संभवतः अगर हमारी सरकार रिपीट हुई होती तो आज भी वहां पर कटाई शुरू नहीं हो रही होती। जी अभिमन्यु जी, लेकिन आपके विधायक जो हैं वो वेल में पहुंच गए, इसलिए निलंबित हो गए, चर्चा नहीं हो पाई। जी, क्या बोले आपने? मैंने कहा कि आपके विधायक वेल में पहुंच गए सदन में, इस कारण चर्चा नहीं हो पाई। जी जी जी, देखिए, अगर कहीं ना कहीं जवाबों से असंतुष्ट दिखे वहां पे विधायक, तभी ये सारा कुछ हुआ। अगर जवाब दिए गए होते और जो सवाल पूछे गए थे उनके जो वाकई में जवाब दिए जाने चाहिए थे वो जवाब दिए होते, बात घुमाई फिराई नहीं गई होती, तो ये सब कुछ ना होता। बात घुमाने कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है, आपने देखा होगा। अभिमन्यु जी, सभी विधायकों को पता है कि अगर वो वेल में जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं, तो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। ये बात तो विधायकों को पता है। और स्वतः ही निलंबित हो जाना मतलब किसी विशेष विषय पर चर्चा न हो पाना, ये तो आपकी तरफ से एक मौका देना हुआ। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है जल्दबाजी में या तहस में किस प्रकार की चीजें हुई होंगी जो वहां पर हंगामा हुआ, जैसा कि सदन में होता रहता है। लेकिन जहां तक ये मुद्दा है, हम शुरू से इस मुद्दे को उठाते आए, आगे भी उठाते रहेंगे और इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा हो नहीं पाई। हालांकि विपक्ष चर्चा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेल में पहुंचने की वजह से विधायकों को निलंबित होना पड़ा और उसके बाद चर्चा नहीं हो पाई। गंधर्व जी का जरा मैं रुख कर लेता हूँ। गंधर्व जी, हसदेव में क्या हो रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष कोशिश कर रहा था जनता के मुद्दे उठाने की। आप लोग हमेशा विपक्ष को दरकिनार कर देते हैं, हमेशा आपकी पार्टी पर, सरकार पर आरोप लगते हैं विपक्ष को दबाने के। जब विपक्ष जनता के मुद्दे उठाता है आप लोग चुप करा देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, अभिमन्यु जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार। जिस प्रकार से हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक निर्धारित हुए उस समय किसकी सरकार थी केंद्र में? कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, बात हो रही है जल जंगल जमीन की और पेड़ों की कटाई की। जब हम नेशनल पावर पॉलिसी को देखेंगे तो आज भी भारत का जो 70% हमारा ऊर्जा खपत है
वो कहीं ना कहीं थर्मल एनर्जी पे निर्भर है। बाकी जो नया रिवॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें हाइड्रो पावर है, सोलर पावर है, बाकी चीजों से 30% आपूर्ति की जा रही है। अब इसमें जो मैं एक डाटा रख देता हूं, 2003 से 2018 तक कुल वन भूमि का डाइवर्जन, जो डाइवर्जन होता है उसी में पेड़ कटाई हो रही है, तो 9,800 हेक्टेयर 2003 से 2018 तक के डाइवर्जन हुआ। फिर 2018 से 2023 में 13,000 हेक्टेयर वन भूमि का डाइवर्जन कर दिया गया, और वर्तमान में विष्णु देसाई जी की सरकार में 2 साल में करीबन 2,000 हेक्टेयर का हुआ है। इन सब चीजों की अपनी अपनी उपयोगिता थी उस समय। मुझको एक बात बताइए गंधर्व जी, बिजली, गंधर्व सिंचाई, जी ये आप सारी आंकड़ों चीजों की को बात लेकर कर रहे के। थे, मैं आंकड़ों पे ही जाऊंगा। आपने कहा 70% थर्मल एनर्जी पे हम डिपेंड हैं, 30 से 35% हम ग्रीन एनर्जी की तरफ डिपेंड हैं। तो क्या 30 से 65 पर ही हमें बना रहना है? क्या थर्मल एनर्जी पर डिपेंडेंसी हमें कम नहीं करनी है? देखिए, निश्चित तौर पे नेशनल पावर पॉलिसी जो है वो उसी ओर पे अग्रसर है, पर ये रातों रात नहीं हो सकता। उसको धीरे धीरे, क्योंकि उसके उसमें लिए जो जंगल पावर काटने जनरेट होंगे। होती है, उसके स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, सारी चीजें उसके चाहिए, लिए जंगल उतने काटने समय तक होंगे उस अंतर। गंधर्व जी। देखिए, जंगल काटने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। जो 2006 में ब्लॉक आवंटित हुआ उसका कोयले का मालिकाना हक राजस्थान गवर्नमेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2014 में, कोयला घोटाला हुआ था यूपीए सरकार में, उसके बाद उनको मालिकाना हक मिला, और उस मालिकाना हक पे रोक लगा हुआ था, वो यहां से खनन नहीं कर रहे थे। फिर स्टेट से, ग्राम सभा से जितने आधिकारिक फैसले होने थे, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसको इन्होंने बढ़ चढ़ के स्वीकृति दी। वहां पर केवल और केवल जो उद्योगपति का ये आरोप लेकिन लगाते अभिमन्यु जी हैं, तो वो कुछ और कह रहे हैं। आप लोग तो भरे मंच से, आपके बड़े नेता ये अभियान चलाते हैं, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ लगाइए। रोज न जाने आपकी पार्टी के कितने नेता मंत्री हैं जो रोज पेड़ लगाते हैं, और आप लोगों ने पेड़ काटने का फरमान जारी कर दिया। अभिमन्यु जी कह रहे हैं अगर वापस हमारी सरकार आती तो पेड़ ना कट पाते। देखिए, अभिमन्यु जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो 13,000 हेक्टेयर वन भूमि उस समय डाइवर्जन हुआ, उसके बाद एफॉरेस्टेशन कैंपा होता है। कैंपा में आपका जो फंड होता है एफॉरेस्टेशन और प्लानिंग के लिए रहता है, जहां भी पेड़ कटाई होती है उससे वो फंड को जनरेट किया जाता है। हम जितने पेड़ कट रहे हैं उसके 10x में उस पेड़ों को लगाने का कार्य भी किया जा रहा है। और एक पेड़ मां के नाम, ये हमारा एक संगठनात्मक जो योजना थी, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के सभी को इस पे भाग ले रहे थे। और इसके साथ ही साथ जो ये पेड़ कट रहे हैं उसके एवज में हमको वन भूमि को भी संरक्षित रखना है, उस दिशा में कार्य करने का प्रयास हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार में इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं होते थे। हम निश्चित तौर पे ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जितने पेड़ कटेंगे उसी स्तर पे पेड़ लगाए भी जाएंगे। अगर कोयला खनन कहीं हो रहा है तो उसके विपरीत दूसरी भूमि देख करके वहां पर जहां पर भी पेड़ लगाने की उपयोगिता सिद्ध होती है वहां पर निश्चित तौर पे एफॉरेस्टेशन किया जाएगा, ताकि जो ग्रीनरी है वो बनी रहे। आज भी देश में 44% वन भूमि के साथ छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम स्तर पर है, और इसको हम बना करके रखेंगे। लेकिन वहां की जो पर्यावरण साइकिल है वो जो डिस्टर्ब हो जाएगी, वहां के आदिवासी जो वहां पर रह रहे हैं उनके जीवन पर जो असर पड़ेगा, जो पर्यावरण की साइकिल है वो अलग हो जाएगी। इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसको कैसे सही करेंगे? देखिए, जब हम भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, और जहां पर कोल ब्लॉक केंद्र सरकार से आवंटित हो चुके राजस्थान गवर्नमेंट को, उसमें कोल निकालने का जो काम है वो एक कंपनी को टेंडर बेस्ड प्रक्रिया से मिला है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, जब मिला अडानी कंपनी को मिला था। तो जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार देना, वहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, और इन सब चीजों को लेकर के सरकार की वो सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, उसको सशक्त है सरकार कि ये सारी सुविधाएं वहां के लोकल लोगों को मिले। और जो जंगल के जीव हैं उनके लिए भी, जैसे अब एलिफेंट्स हैं तो उनके लिए एक अलग ब्लॉक करना, वहां पर फेंसिंग करना, सोलर फेंसिंग एक नया मॉडल आया है, उसके तहत भी वहां पर चीजों को किया जा रहा है। और हमारी प्राथमिकता ये है कि जितने पेड़ कटे उतने ही पेड़ निरंतर लगे। क्या स्थिति है गंधर्व जी, आप भी बहुत है, अच्छे से जानते हैं। हाथियों का दल कई बार रिहायशी इलाकों में घुस जाता है, उनकी फसलें तबाह कर देता है, लोगों के घर बर्बाद कर देता है। फेंसिंग हाथियों के लिए काफी नहीं होगा, इसके लिए कुछ और उपाय सरकार को सोचने होंगे। ठीक है, अभिमन्यु जी का मैं जरा रुख करता हूं। अभिमन्यु जी, पूरी बात आप गंधर्व जी की सुन रहे थे। अगर वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही है तो 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाए भी जाएंगे। रही बात आदिवासियों की, वहां के रहवासियों की, रोजगार जनरेट होगा, उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, उन्हें काम मिलेगा, पढ़ाई शिक्षा की तरफ भी सरकार ध्यान देगी।
देखिए, ये केवल एक बहाना मात्र लगता है मुझे तो। पेड़ लगाना अच्छी बात है, पेड़ तो हम वैसे भी लगाते हैं, लगाते रहना भी चाहिए, लेकिन इतने पुराने जंगल को, जिसमें कई सैकड़ों साल पुराने पेड़, बड़े बड़े पेड़, एक पूरा इकोसिस्टम है वहां पर, हम्म। और वो पूरा वो खत्म हो जाएगा। और उसमें आप अगर कहें कि हम यहाँ पेड़ लगा देंगे, 10 पेड़ लगा देंगे, एक पेड़ माँ के नाम लगा देंगे, तो वो, हम्म। देखिए, ये तो हम भी जानते हैं, गंधर जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वैसा जंगल फिर से नहीं बनाया जा सकता। हम्म। आप एक के बदले 100 पेड़ भी लगाते रहें तो वैसा जंगल फिर से नहीं हो सकेगा। हम्म। जो हमारे पास है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, और जिसको लंग्स कहा जाता है सेंट्रल इंडिया का, वो वापस से ऐसा कैसे बना सकते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। उसके अलावा जो वन्य जीव की बात थी, हाथियों की बात थी, लेमरू प्रोजेक्ट की हालत हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो उस पे वो तो खैर एक अलग बात हो गई। उसके बाद जो एक बात कर रहे थे कि यहाँ पर सोलर की ओर जाने की और ग्रीन एनर्जी की ओर जाने की, तो अभी तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियर एनर्जी से भी बिजली बनाने की बात चल रही है। उसके बाद सूर्य घर योजना को प्रमोट कर रहे हैं, महंगी बिजली भी हम ही खरीद रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी जो है छत्तीसगढ़ से ऑलरेडी हो रहा है, उसके बाद और कोयला खनन यहाँ से होगा। उसके बाद फिर गंधर जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार थी जिस समय आवंटन हुआ, तो इसीलिए मैंने पहले से बता दिया था कि जो 26 जुलाई 2022 को विधानसभा में हमने ये किया था, एक संकल्प पारित किया था, जिसको कि लेटर लिखा था केंद्र सरकार को, एक कटाई रोकने के लिए। तत्काल रूप से इसलिए कटाई शुरू भी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज दिनांक तक पहले वो जो परमिशन दे दी लेटर गई लिखा थी और हुआ उसके था बाद केंद्र लेटर लिख सरकार दिया को, गया था कि कटाई वो ना हो। लंबित है। देखिए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें करनी होती है। वहां ये आज स्पष्ट भी कर दीजिए सरकार ये कर दर्शकों सकती है। को। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, ये भारतीय जनता स्पष्ट कर पार्टी की दीजिए, सरकार, आपकी सरकार में पहले परमिशन दी गई और उसके बाद जनहितैषी कार्यक्रम को देखते हुए, जनहितैषी भावनाओं को देखते हुए ये केंद्र सरकार को लेटर लिखा गया कि कटाई ना हो। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल, हमने लेटर लिखा था, आज विधानसभा में ये बात हुई। ठीक है। और हमने लेटर कटाई रोकने के लिए लिखा था, और केवल लेटर नहीं, एक अशासकीय संकल्प था जो कि पारित किया गया था विधानसभा से। ठीक है। और आज तक वो केंद्र सरकार के पास लंबित है, ये भी बताना चाहूंगा मैं। उसके बारे में कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास। गंधर्व जी, आपके पूर्व विधायक हैं सौरभ सिंह जी, वो मीडिया के सामने ये बात कहते हैं कि ये जो परमिशन है ये तो कांग्रेस के शासनकाल में दी थी। अभिमन्यु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले परमिशन दी थी और उसके बाद लेटर भी भेजा था कि कटाई ना हो वहां पर, क्योंकि कटाई होने के बाद क्या स्थितियां हो जाएंगी वो बखूबी समझते हैं। ये संवेदनशीलता आप लोगों ने क्यों नहीं दिखाई? देखिए, परमिशन दे देना और एक लेटर लिख देना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और इसके साथ ही साथ जो मैं क्लियर करूंगा, लेटर नहीं था, होती हैं, संकल्प था, बीच संकल्प था, आपका लेटर था, जो भी आपने, जो कि विधानसभा से पारित किया गया था। ऐसे सिर्फ लेटर पे लिखकर नहीं भेज दिया गया था। आपकी अगर पहले से मानसिकता होती इस प्रकार की तो 2006 में ही आप आवंटित नहीं करते। आपने कोयले का मालिकाना हक आपके पॉलिसी के तहत राजस्थान गवर्नमेंट को मिल गया। मैं बार बार वही चीज बताना चाह रहा हूं कि 2006 में इन्होंने ब्लॉक आवंटित कर दिया जिसका मालिकाना हक कोयले का राजस्थान गवर्नमेंट को मिल गया। अब वो उस कोयले को निकालने के लिए बार बार विभिन्न माध्यमों से कोशिश कर रहे थे, जिसको 2018 तक रोका गया। अब इसमें जिला अधिकारी का भी महत्व होता है, ग्राम सभा का भी महत्व होता है, और विशेष करके प्रदेश का जो आपका इन्वायरमेंट बोर्ड होता है, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट का जो मिनिस्ट्री होती है, उसके तहत आता है। इन सभी स्तरों से एकदम फ्री लेंसिंग, इनको एकदम फ्री हैंड दे करके वहां पर सारी परमिशंस दे दी गई। और उसके बाद जब विरोध चालू हुआ तो इन्होंने एक लेटर विधानसभा में ला करके, क्योंकि उस प्रकार से विरोध हो रहा था, तो अपने बचाव में उसको प्रस्तुत किया। फिर बाद में जब सारी उनको चीजें मिल ही गई थी तो उन्होंने अपना जो कटाई का काम था वो शुरू कर दिया। और निश्चित तौर पे मैं मान रहा हूं कि इसमें वहां पर जो ऊर्जा उनकी रिक्वायरमेंट थी, अब क्योंकि मालिकाना हक उनके पास है, पर इसमें जो सख्त नियम और प्रावधान लगाए गए कि जितने पेड़ कटेंगे उसके एवज में 10 गुना पेड़ लगाए जाएं, वहां के लोगों को रोजगार मिले। परमिशन आपकी तरफ से मिली गंधर्व जी? एफॉरेस्टेशन के परमिशन केंद्र सरकार और आपकी तरफ से मिली, यही माने? पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है, पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई, और उसके बाद वन एवं पर्यावरण विभाग जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, वहां से भी परमिशन मिल गई, वो भी आपकी सरकार के अंतर्गत है। आपसे भी परमिशन मिली है ना पेड़ काटने की? तो हमने जब परमिशन दी तो हमने उसमें सारे नियमों का पालन सख्त तरीके से कराने का वहां पर निष्कर्ष निकाला कि उसमें जो एफॉरेस्टेशन है उसकी प्रक्रिया को भी देखा जाए, वहां पर जो लोग हैं उनका जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी चीज मिले, एफॉरेस्टेशन के जो फंड इकट्ठे होने चाहिए वो भी जंगल उजाड़ने के बाद क्या वापस वैसे ही जंगल बनाया जा सकता है? देखिए, इट इज अप टू द रिसोर्सेज। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करते हैं,
उसके साथ साथ हम उसके प्रिजर्वेंस के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि मानव संसाधन में अगर आप आज की दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें नेचुरल रिसोर्सेज पे निर्भर है। 24/7 आवर्स चलने वाली चीजें जो एनर्जी बेस्ड हैं, उनको चलाने के लिए अगर 70% हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है, इसके पीछे की नेशनल और मंशा भी स्टेट मैं स्तर पे। गंधर्व जी समझना चाहता हूं। आप रोजगार की अगर बात कर रहे हैं, वहां के आदिवासियों को रोजगार मिलेगा और इसके अलावा जो रेयर मिनरल्स हैं उससे भी राजस्व मिलेगा, तो इसके पीछे और भी तर्क हो सकते हैं। क्या इसके पीछे और भी कहानी है? क्योंकि देखिए, रोजगार की अगर बात है तो और भी तरीके हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को रोजगार प्रोवाइड कराने का। हसदेव अरण्य की कटाई ही क्यों? देखिए, इसके पीछे की मुख्य कहानी यही है जो मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि उस कोयले पे मालिकाना हक अभी राजस्थान सरकार का है और उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करने का काम 2018 से 2023 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अडानी समूह को दिया था। अब वहां पर वो कार्य, उसके एक्सट्रैक्शन का वो चीजें वो कर रहे हैं। तो जो उनके मालिकाना हक की चीजें, तो उसमें जो प्रदेश की सरकार है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि ये अपने मालिकाना हक का अगर कोयला यहां से निकाल रहे हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनको कम से कम रोजगार मिले, उनको कम से कम शिक्षा का स्तर मिले, उनको कम से कम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिले। और यहाँ पर जो CSR फंड या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड या आपके जो कैंपा फंड की मैंने बात की, वो सारी चीजों को हम संरक्षित करते हुए हमारे प्रदेश के हित में जो हम कार्य कर सकते हैं इन चीजों के साथ, वो करने का पूर्णतः प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है। आखिरी कमेंट अभिमन्यु जी से मैं ले लेता हूं। अभिमन्यु जी, ये जो पूरा माजरा है आपके ही शासनकाल में राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब अडानी को ये पूरा टेंडर दिया गया था, कोयले का मालिकाना हक दिया गया था। अब आप लोग बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, परमिशन तो आप लोगों ने ही दिलाई थी। देखिए, यहाँ पे ऋषभ जी, परमिशन किसने दिलाई थी किसने नहीं दिलाई थी ये बात ही नहीं है। आज आप किस पक्ष में है, कटाई के पक्ष में है या नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये बात गोल गोल घुमाने के लिए जलेबी की तरह की इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। मैंने स्पष्ट बात की कि ठीक है, पहले दिया गया था, हमको लगा वहां के लोगों की जन भावना के हिसाब से अब नहीं करना चाहिए, तो हमने उसके लिए संकल्प पारित किया। और विधानसभा से जब संकल्प पारित होकर जाता है तो क्योंकि जमीन हमारी है, आपकी इस बात पर विरोधाभास है, तो केंद्र क्योंकि जब सरकार को आपकी ध्यान देना सरकार थी चाहिए। तब आप पक्ष में थे, अब आप विपक्ष में बैठे हैं तो आप विरोध में आ गए। कहां पक्ष में थे? मैंने बताया ना, हमने अपनी सरकार रहते में इसका विरोध किया था, विपक्ष में आने के बाद विरोध नहीं किया था। मैंने फैसला कहा तो पहले ही ले लिया था। सरकार में रहते में विरोध किया था। 2006 की बात बता रहे हैं गंधर्व जी, कि जब मुख्य था आवंटन हुआ था कोल ब्लॉक का। 2006 में केंद्र में हमारी सरकार थी, जरूर बता रहे हैं, लेकिन स्टेट में किसकी सरकार थी वो नहीं बता रहे हैं। स्टेट में रमन सिंह जी की सरकार थी उस समय। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए वहां उसमें नहीं जाना चाहता मैं कि किसकी सरकार थी, इसमें मामला लास्ट कमेंट अभिमन्यु जी, पब्लिक एक से जाती विपक्ष है। होने के नाते, इसीलिए आपने जो सवाल पूछा था, आपने जो सवाल पूछा था कि आप क्यों नहीं बंद करवा सकते या आप क्यों संकल्प नहीं पारित कर सकते, उसका जवाब गंधर्व जी को देना चाहिए था। आज आप रुकवाने के पक्ष में नहीं है। एक विपक्ष होने के नाते क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? अभिमन्यु जी, लास्ट कमेंट मैं आपसे लूंगा, विपक्ष होने के नाते थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप ये जवाब दीजिएगा, क्या बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है? देखिए, जो वहां के लोग चाहते हैं वो होना चाहिए। सीधी सादी एक लाइन की बात है, वहां के लोगों का हक है, वहां के जल जंगल जमीन पर उनका हक है। वो जो चाहते हैं वो होना चाहिए। उनके भावनाओं के खिलाफ जाके कोई सरकार काम करेगी तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, और यही बात आप लोग सदन में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निलंबन की प्रक्रिया हो गई तो चर्चा नहीं हो पाई इस पे। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंधर्व जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे हंगामे की। हंगामा हो रहा है हसदेव अरण्य की कटाई पर, जहां जंगलों की कटाई हो रही है। इसको लेकर सदन में चर्चा की कोशिश विपक्ष ने की और हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए, जिस वजह से विपक्ष के विधायक निलंबित हो गए और इस पर चर्चा नहीं हो पाई। जिसके बाद विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा कर रहा है। तो सरकार का अपना एक तर्क है कि जब जंगलों की कटाई वहां पर होगी, आदिवासियों को रोजगार मिलेगा अगर कोयले की खनन होता है तो। लेकिन इसका माजरा क्या होगा, इसका असर क्या होगा, क्या वाकई आदिवासियों को रोजगार मिलेगा या इसके पीछे कोई और मंशा काम कर रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।